फाइंडिंग, बिल्कुल आपको अभी नेसेसिटी समझ में आ जाएगी एकदम से। जैसे ही मैं ये एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको एकदम से नेसेसिटी और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ क्यों ऐसा हम करेंगे। एक डेटा दिया हुआ है बुक में, मैं उसे ही डिस्कस करूंगा। कल वाला ही डेटा है। दो तीन सात छ छ छ। ये डेटा है। कल हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से इसे फाइंड भी किया था। चलो ध्यान दो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रुप्ड डेटा का एक डिसएडवांटेज होता है क्या, आपको ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होती है। 10 से 25 नंबर के बीच में पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, दो, लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स के एग्जैक्टली मार्क्स कितने हैं ये हमको नहीं मालूम है, ये छिप गई बात। सॉरी, किसी ने रॉ डेटा कलेक्ट किया और उसने ग्रुपिंग करके आपको पकड़ा दिया कि सर ये रहा ओवरऑल डेटा हमारा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको रॉ डेटा नहीं मालूम है, आपको बस ये बताया गया कि 10 से 25 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। और इन दोनों के एग्जैक्टली नंबर क्या है ये उसके पास है जिसने रॉ डेटा कलेक्ट किया था। और वो अब हमसे मिल नहीं सकता, हम जान नहीं सकते कि इन दोनों के नंबर क्या है। एक्चुअली हमें जानना भी नहीं, हमें इसी पर काम करना है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डेटा आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता, मगर यू you नो know, एक एस्टिमेट एनालिसिस दे देता है कि हाँ ऐसा कुछ है, डेटा डेटा कितना अच्छा है, कितना जंप कर रहा है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें पढ़ने, ये जिन बच्चों की इन्फॉर्मेशन ली गई है वो कितने अच्छे हैं पढ़ने में, ये सब बातें आपको एस्टिमेटली बता देगा। हम लोगों ने याद कीजिए क्या किया था कल और क्यों किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने कल किया था कि सर इन दोनों बच्चों के नंबर एग्जैक्टली क्या है तो हमको मालूम नहीं, तो हम लोगों ने एक एवरेज ले लिया था इन दोनों का, है ना, जिसको हम लोग कह रहे थे क्लास मार्क, है ना, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सआई से। और ये कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था, है ना। इस तरीके से 15 ना, चीज
कुछ इस तरह से है। और हम लोगों ने जब ये देखा था कि इन दोनों बच्चों के एवरेज मार्क्स 17.5 ले लिए, इन तीनों के एवरेज मार्क्स 32.5 ले लिए, ऐसे कुछ। तो अब इसका रोल खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी काफी बड़ी होती, मान लो एक सेकंड के लिए, ये 2 3 7 6, अगर ये ऐसे दिया होता, आपको मालूम है ये मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम टेकिंग हो जाता। चलो 10 से 25 नंबर था, अगर ये मार्क्स काफी बड़े बड़े होते, अगर ये फिगर और बड़ा होता, अगर ये ऐसा कुछ होता और डेटा काफी बड़ा होता, आपको मालूम है ना ये मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे टेबल बनाने का फायदा क्या। हमने रॉ डेटा से ग्रुप टेबल क्यों बनाई थी, डेटा की ग्रुपिंग क्यों की थी, ताकि टाइम बचे और चीज़ें एनालाइज भी हो जाए और टाइम हमारा बचे, स्पेस हमारा बचे। हम लोगों ने उतने लंबे चौड़े डेटा को काफ़ी छोटे में श्रिंक कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्लास मार्क्स निकाला तो देखा अभी भी तो टाइम तो वही पड़ रहा है सर, अभी इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो। तो कहने का मतलब है कि अगर ये क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम काफ़ी बड़े बड़े फिगर्स का हो तो हमें अभी भी मल्टीप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब मैथ्स में चीज़ों को छोटा करने के लिए दो ऑपरेशंस हैं, एक सब्ट्रैक्शन, एक डिवीजन। तो देखिए ऐसा है, पहले मुझको ये बताओ इन दोनों कॉलम में डेटा कौन है, ऑब्जर्वेशन हमारी कौन है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं या ये ऑब्जर्वेशंस हैं, क्लास मार्क्स ऑब्जर्वेशंस है ना। सर आज चाय नहीं पिए। हाँ यार मैं आज चाय नहीं पिया। तुम्हें कैसे मालूम। अच्छा अच्छा, वो एडिशन को लेकर के, वो जो यहाँ मैं ऐड कर रहा था। अच्छा। कभी बात करूंगा कुछ बातों पे फुर्सत से, अभी नहीं, ठीक है। कभी फुर्सत मिलेगी, कभी ये किस्सा याद दिलाना ऐड करने वाला, कि एक बार स्टैटिस्टिक्स टेबल में आप 15 ऐड करने में इतना टाइम लगा रहे थे, कभी याद दिलाइएगा मुझे, कभी फुर्सत से बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशंस हैं। 17.5 मार्क्स पाने वाले दो बच्चे हैं और इस तरीके से कुछ। तो जो मीन आएगा हमारा, जो मीन आएगा एवरेज, वो इनमें इनका आएगा ना, इनका मीन आएगा, इसका तो मीन आएगा नहीं। मतलब जो मीन आएगा वो सिंगल डिजिट नंबर तो होगा नहीं, मीन जो आएगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। इन्हीं में से तो कोई मीन है, इन्हीं ये 17 से लेके 92 के बीच ही तो कोई नंबर होगा, 2 से 6 के बीच का तो कोई नंबर होगा नहीं। मतलब इन्हीं में से तो कोई मीन है, इन्हीं का मीन निकाल रहे हैं तो इन्हीं में से कोई मीन आएगा, है ना। तो ऐसा किया जाता है कि इसमें से किसी को एक मीन मान लिया जाता है। जस्ट कंसीडर एंड कुछ भी, है ना, इसको मीन मान लेते हैं। ए क्यों लिखा है ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसको मान लेते हैं कि ये मीन है हमारा, एक नया कॉलम बनाएंगे। ध्यान से समझ लो एक बार में। हम हर ऑब्जर्वेशन को इस ए में से माइनस करेंगे। 17.5 में से 47.5 आप माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। 32.5 में से 47.5 आप माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 47.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 62.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसको एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डी आई। ये कैसे निकला है, एक्स आई में से ए को माइनस करने पर।
इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए या इस कॉलम को भूल जाओ फिर से, ये कॉलम तुमको समझ में आ ही रहा था कि ये कॉलम क्यों क्रिएट किया गया था। ये कॉलम इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि मैं इन दोनों बच्चों के एवरेज मार्क्स जान सकूं। मुझे पहले मालूम ही नहीं था, मुझे बस ये बताया गया था कि इन दोनों बच्चों के मार्क्स 10 से 25 के बीच में है। अब मैंने क्या किया है कि इन दोनों बच्चों के मार्क्स को एक एवरेज मान लिया, ना 10 ना 25 ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, दोनों को जोड़ करके एवरेज निकाल लिया 17.5। अब मैंने कहा कि इसका मीन निकालना है, और हम ये मेथड सिग्मा एफ एक्स एफ एफ आई एक्स आई वाली मेथड नहीं यूज़ करें। इन दोनों का प्रोडक्ट करो फिर इसके सम से डिवाइड करो। हमारे नज़र में इन दोनों का प्रोडक्ट करना बहुत लेंदी प्रोसेस है, हम नहीं करना चाहते इनका प्रोडक्ट। हम डेटा को ये हमारा ऑब्जर्वेशंस है 17.5, 32.5, 47.5, 60, ये बहुत टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। हम इन ऑब्जर्वेशंस को और सिंपल बनाना चाहते हैं, है ना। क्या करना चाहते हैं हम? इन ऑब्जर्वेशंस को और सिंपल बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इन्हीं में से किसी एक नंबर को चुन लिया और उसको ए नाम दिया, और हर नंबर को उसी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 17.5 को 47.5 में से माइनस कर रहे हैं, 32.5 को 47.5 में से माइनस कर रहे हैं। मतलब ये x1 ए से माइनस हुआ, x2 ए से माइनस हुआ, x3 ए से माइनस हुआ, x4 ए से माइनस हुआ, x5 ए से माइनस, x6 ए से माइनस हुआ। तो हमने क्या किया, xi में से a माइनस किया, ये xi, और इन सबको a से माइनस किया है, और इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं di। ये xi था, इसको हम नया नाम दे रहे हैं di। अब हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे डेटा को कि दो नंबर पाने वाले 17.5 मार्क्स पाने वाले दो बच्चे नहीं है, बल्कि इन दो बच्चों के नंबर -30 है। अब हम ऐसे ही डेटा को पढ़ेंगे कि ये दोनों बच्चों के नंबर 17.5 17.5 नहीं, इन दोनों बच्चों के मार्क्स -30 है, इन तीनों बच्चों के पास मार्क्स -15 है, ये सातों ने 0 नंबर पाए, ये 6 ने 15। देखिए ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों का यहाँ था वही एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों का यहाँ है, और वही एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों का यहाँ है। अगर मैं पूछूं कि ये दो बच्चे इन 7 बच्चों से कितने कम नंबर पाए हैं, तो 30 नंबर कम है इनका, हाँ या ना। ये दो बच्चे इन 7 बच्चों से कितना पीछे हैं, तो 30 नंबर पीछे हैं, अभी भी 30 नंबर पीछे हैं। देखो ये 7 बच्चे 0 नंबर पाए थे, तो इनसे 30 नंबर पीछे ही है ये। तो कंपेरेबल स्टडी नहीं चेंज हुई है, हर बच्चे का इंडिविजुअल मार्क्स हमने चेंज कर दिया है, मगर क्लास में जो हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि भाई ये इसके कंपैरेटिवली कितना अच्छा है, कितना वीक है, पुअर है, इस स्टूडेंट का मार्क्स इस स्टूडेंट के मार्क्स से कितने अच्छे हैं, कितने वीक हैं, वो अभी भी वही है। जो डेटा एनालाइज हम करना चाह रहे हैं, जो कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं, वो नहीं बदलेगी इससे। डेटा जरूर बदल दिया हमने। हमको रॉ डेटा, ये जो ग्रुप डेटा दिया गया था 10 से 25 नंबर वाला, इसको हमने चेंज करके 17.5 किया, और इसको अब और चेंज करके -30 लेकर के आ गए। लेकिन जो कंपेरेबल स्टडी है, जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं, वो नहीं बदलेगी। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का मार्क्स जरूर बदल गया, लेकिन एनालाइज जो हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी अनअफेक्टेड है। अब आपके इस कॉलम का कोई काम नहीं रहा। पहले हमने इससे इसको क्रिएट किया था, फिर इसको छोड़ दिया था कि भाई तुम्हारा काम हो गया जाओ। अब हमने इससे इसको क्रिएट किया, अब हमने इसको कह दिया तुम्हारा काम हो गया जाओ। अब हम निकालेंगे ये हमारा फ्रीक्वेंसी fi और ये हमारा di। अब फिर वही प्रोसेस, अब हम लोग कल वाले एग्जांपल में हम fi xi निकाल लेते, अब वाले एग्जांपल में हम fi di निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। क्यों इन दोनों का प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं सर? इसको मैंने निकाला ही इसलिए है ताकि ये मल्टीप्लिकेशन आसान बन जाए। आप खुद बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आसान है या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आसान है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आसान है या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आसान है? इसका मल्टीप्लिकेशन आसान है या इसका? और उससे भी ज्यादा अच्छी बात, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सर ऐड भी करना पड़ता था, और इनको ऐड करना बड़ा आसान, इनको ऐड करना बड़ा आसान है। देखिए इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है।
चलो मतलब मैंने भी सही ऐड किया, आपका भी 435 आ रहा है। आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ लेना है बॉस। पहले शुरू में ये दोनों कॉलम दिए गए थे हमको, फिर मैंने इसे प्रोड्यूस किया, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इतना मल्टीप्लिकेशन आता नहीं मुझे, या बहुत टाइम लेगा मेरे पास एग्जाम में, अभी जब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और अगर मैं करती भी हूँ तो जल्दी जल्दी में गलत ना हो जाए। इससे बढ़िया है मैं एक अज्यूम्ड मीन मान करके इनको सब्ट्रैक्ट करके एक नया कॉलम क्रिएट कर लूँ और इनका मल्टीप्लाई कर लूँ, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब आप देखो, अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब आप लिखोगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, बस पहले एफ आई एक्स आई कर रहे थे सर। आप समझिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बच्चों के नंबर पहले ये दोनों बच्चों के नंबर 10 से 25 के बीच में थे, फिर इन दोनों बच्चों के नंबर 17.5 थे, अब इन दोनों बच्चों के नंबर -30 हैं। यानी कि -30 मार्क्स वाला बच्चा डेटा में कितनी बार है, 2 बार है। -30 को मुझे कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2 बार। -30 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, -15 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, 0 को 7 बार जोड़ना पड़ेगा, 15 को 6, 30 को 6 और 45 को 6 बार। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर लिया और ये टोटल सम कर लिया, हमारा टोटल सम आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कर लिया सर, समझ गया आपकी बात। फिर डिवाइड करने पर आ जाएगा 14.5, ये डिवाइड करने पर आ जा रहा है 14.5। लेकिन एक गड़बड़ कर दी सर आपने, एक गड़बड़ कर दी सर आपने। गड़बड़ क्या कर दी कि डेटा में सर ओरिजिनली तो x था ना, ये तो हमने बस अपना काम आसान करने के लिए बनाया था। ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर आप एफ आई डी आई करके निकाल रहे हैं, अगर आप एफ आई डी आई करके निकाल रहे हैं तो जो मीन आ रहा है वो x का नहीं आ रहा है, वो d का आ रहा है। यहां d बार लिखते हैं, ध्यान से समझना बात को। ये x का थोड़े हम निकाला, x तो ये था ना, इसका मीन थोड़े निकाला हमने, मीन इसका निकाला है भाई साहब। ये d1 d2 d3 d4 d5 d6 इनका मीन निकाला है। अच्छा तो फिर सर हमारा ओरिजिनल डेटा तो ये था, इसको सिंपल बनाने के लिए हम इसके पास गए थे ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन सब आसान हो जाए। अब याद कीजिए, याद कीजिए मेरी बात, कल जो हम लोग लास्ट में जाते जाते पढ़ गए थे, इन ऑब्जर्वेशंस को निकाला गया है इसमें से इसको माइनस करके। ध्यान दो, यहां ध्यान दो, I'm sorry, यहां ध्यान दो, ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये हमारा, इनका जो मीन आएगा, इसका जो मीन आता वो x बार होता, इसका जो मीन आता वो d बार है सर जी। और ध्यान दीजिए xi और di में क्या फर्क है, इसमें से एक फिक्स नंबर को माइनस किया गया है 47, इसमें से 47.5 माइनस किया, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से 47.5 कम किया गया है, तो इसका मीन भी 47.5 कम हो जाएगा। इन ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करने के लिए इन ऑब्जर्वेशंस में से 47.5 माइनस किया गया, इन हर ऑब्जर्वेशन में से 47.5 माइनस किया तो ये आया, तो इसके मीन में से भी 47.5 माइनस कर दूंगा तो इसका मीन आ जाएगा, हाँ या ना। इसके मीन में से भी 47.5 माइनस कर दूंगा तो डी का मीन आ जाएगा, हाँ या ना। कल हम लोग पढ़े थे, वो याद होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने कल जाते जाते अरिथमेटिक मीन की पढ़ी थी वो याद होनी चाहिए। मतलब x बार, इसका जो मीन होगा x बार, उसमें x बार में से मैं 47.5, ये 47.5 कौन था, ये 47.5 कौन था, ये तो सर a लिखे थे ना आप इसको, x बार में से मैं इस a को माइनस कर दूं, x बार में से मैं इस a को माइनस कर दूं तो d का मीन निकल जाएगा, मतलब d बार।
तो x बार निकालने के लिए, मतलब x वाला मीन निकालने के लिए जो d का मीन आया है उसमें a ऐड कर दीजिए, और d का मीन कितना आया 14.5, तो x का मीन कितना आएगा 14.5 प्लस 47.5। इनको ऐड करना बड़ा आसान है। मीन कितना आ गया, इस डेटा का मीन कितना आ गया 62। हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा? तो इसलिए इसमें मीन को अज्यूम करते हैं ना, हमने अपनी ओर से एक मीन मान लिया था, तो इसको अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। भाई आप एक मीन अज्यूम करके उससे सब्ट्रैक्ट करके नया डेटा ऑब्टेन करके मीन निकालते हैं, इसलिए इस मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है जब हमारा डेटा थोड़ा टिपिकल हो जाता है तब। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके नया टे कॉलम बना लेते हैं और फिर उसका मीन निकाल करके ये अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन वापस ऐड कर देते हैं। तो देखिए, एक नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है। कहां लिखूं फॉर्मूला? यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। एक्स बार इज इक्वल टू डी बार प्लस ए। लेकिन डी बार कैसे निकाला था हम लोगों ने? डी का मीन कैसे निकाला था? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। देखिए, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अब आपको लगे कि सर रटने वाली कोई बात ही नहीं है। ये मीन है डी का, और जब आप उसमें ए ऐड कर दोगे, ए कौन? जिसे आपने मान करके, जिस नंबर को आपने मान करके डी क्रिएट किया था। डी वाली कॉलम किसको, डी वाली कॉलम कैसे क्रिएट की थी? इस नंबर को मान करके ए, इसे ए मान करके सब्ट्रैक्ट करके डी क्रिएट किया था। तो डी का मीन निकाल करके और उसी नंबर को वापस ऐड कर दीजिए। हमने डेटा में से ए माइनस किया था, तो मीन निकालने के बाद वापस उस ए को ऐड कर दीजिए। आप पहले इस स्टेप पर गए थे, मीन निकाल करके वापस इधर आ गए, सिंपल। तो बस एक शॉर्टकट है एक तरह से। हम एक कॉलम, लोगों को लगता है कि सर इतना पापड़ बेलने की जरूरत क्या है, अच्छा खासा 2 कॉलम बन रहा था, एफ आई एक्स आई करके सीधे सीधे ऐड करके डिवाइड करके निकाल लेते। लेकिन अभी आपको ये सिखाया जाए, एग्जाम में भी सिंपल डेटा आता है। आपको लगता है कि वो डायरेक्ट मेथड ही अच्छी है सर, फटाफट हो जाता है। लेकिन अभी आप जब स्टैटिस्टिक्स में बैठोगे ना, जब आपको एक्सेल पर काम करना होगा, जब आपको मैन्युअली डेटा एंटर करना होता है, डेटा एंटर कैलकुलेशंस करनी होती है, जब हेक्टिक डेटा आता है आपके सामने, तब जाकर के आपको लगता है कि अज्यूम्ड मीन मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस हद तक आपका टाइम सेव करती है। खैर, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि जिस नंबर को हम इनिशियली सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी नंबर को हम लास्ट में ले जाकर के ऐड कर दे रहे हैं। ये ए यहाँ पर ऐड कर दिया जा रहा है। तो मैं किसी को भी ए मान सकता हूं, इसको भी ए माना जा सकता है, इसको भी ए माना जा सकता है, इसको भी ए माना, किसी को भी आप ए मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी ए माना जा सकता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर बीच वाले को ए मानते हैं, ठीक है, या यही जरूर कंपल्शन है कि बीच वाले को ए माना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बीच वाले नंबर को, ऑलमोस्ट बीच वाले नंबर को ए मानने से फायदा बस ये है कि जो सब्ट्रैक्शन है ना, वो सिमेट्रिकल आता है। बीच में जीरो आएगा, जीरो के आगे पॉजिटिव आएंगे, जीरो के पहले नेगेटिव आएंगे। तो सम जो है ना, जब आप इनको ऐड करते हो तो पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट होकर के सिंपल आता है, छोटा नंबर सम होकर के आता है। अगर आप सबसे पहले वाले नंबर को ए मान लोगे, मान लेते अगर, तब सम क्या होता? 17.5 में 17.5 गया 0, इसमें से 17.5 गया 15, इसमें से 17.5 गया 30, 45, 60, 90। अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इनका प्रोडक्ट भी सिंपल ही है, लेकिन वो सम थोड़ा बड़ा आने लगेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि माइनस प्लस थोड़ा सिंपल हो जाता है ना। तो बीच वाले नंबर को ही ए मानना कंपल्शन नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली बीच वाले नंबर को ए मान लेते हैं। किसी तरह का और कोई डाउट अज्यूम्ड मीन मेथड में, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, एनीथिंग, जल्दी से।
खुशी पांडे, आपका तो आंसर मिल गया होगा। हाँ मिल गया, जो एक्स आई है उसी में से किसी को मान सकते हो, बिल्कुल। और अब तो आपको नेसेसिटी भी समझ में आ गई होगी कि क्यों हम अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज कर रहे हैं। बट एक्स आई की ही क्यों, शांभवी बताया गया ना कि इसी में से तो कोई मीन होगा, इन्हीं नंबर्स में से। एक्चुअली मत मानो एक्स आई में से, जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही नंबर लास्ट में जाके ऐड हो रहा है, तो आप मत मानो इसको ए, आप 10 मान लो, आप ए मान लो 10, आप ए 10 मान लो, और सब में से 10, इसमें से 10 माइनस करो 17 7.5, इसमें से 10 माइनस करो 22.5, इसमें से 10 माइनस करो 37.5, क्या फायदा हो रहा है? मीन अभी भी वही आएगा, 62 ही आएगा, मीन अभी भी 62 ही आएगा। लेकिन फायदा क्या? ए आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स आई का मान सकते हो, एक्स आई से बाहर भी कुछ मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 0 मान सकते हो, -10 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही तो लास्ट में जाके ऐड कर दे रहे हैं। तो ए तो बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए है, हमारा काम आसान हो गया, ए को हम निपटा देंगे। ए तो बस हमारा काम निकालने के लिए। लेकिन इनमें इस ग्रुप में से किसी किसी को ए मानने से फायदा क्या होता है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो सिमेट्रिकल आता है, क्योंकि ये एक फिक्स गैप पर रहता है ना। आपने इसको कैसे क्रिएट किया ये ध्यान दो, आपने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये हमेशा 15-15 के गैप पर थे, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना आसान है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है, और वो सिमेट्रिकल आते हैं। देखो 0 के ऊपर -15, 0 के नीचे +15, 0 के 2 ऊपर -30, 0 के 2 नीचे +30, ये एक सिमेट्रिक ऑर्डर में आते हैं। तो इनको ऐड करना, इनको प्रोडक्ट करना आसान हो जाता है। और कोई बात नहीं, आप ए कुछ भी मान सकते हो, एक्स आई से भी मान सकते हो, एक्स आई से बाहर भी कुछ मान सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप 2.5 माइनस कर लीजिए, बिल्कुल सत्यम, सॉरी शांभवी, आप 2.5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करो ये सब, करके देखो, तुमको खुद रियलाइज होगा, ठीक है, कि इसी कॉलम में से किसी नंबर को अज्यूम्ड मीन मानना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा, ये मीन मेथड किसी भी डेटा टेबल में यूज किया जा सकता है। ये अज्यूम्ड मीन मेथड, देखिए मैथ्स में सबसे पहले हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि उसकी लिमिटेशन क्या है। तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड हो, और इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे ये सारी मेथड कॉन्टिन्यूअस इंटरवल के लिए, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल मतलब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए ही एप्लीकेबल है। ये मैं लास्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है सत्यम? कॉन्टिन्यूअस के लिए है भाई ये, जो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा बखूबी। नेक्स्ट मेथड इज, कितना बज रहा है? अरे भी बहुत टाइम है। नेक्स्ट मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड, नेक्स्ट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। और मैं मैं इसी में अज्यूम्ड मीन मेथड आपको बता रहा हूं, इसी टेबल में, यहीं पर, इसी डेटा के लिए। और अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जैसे कल दिए थे।
हाँ भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको एक, बोर्ड के एकदम राइट साइड में, बोर्ड की एकदम राइट साइड में ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और मुझको बताएं इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के बताना, जल्दी जल्दी मत बताना भाई। अगर मैं, हाँ बिल्कुल, अगर मैं, अगर हमारे पास कोई डेटा है x1 x2 x3 और उसका कोई मीन x बार, और मैं हर ऑब्जर्वेशन में से के, हर ऑब्जर्वेशन में के डिवाइड करके, किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करके एक नया डेटा क्रिएट करूं, तो इस डेटा का मीन पुराने वाले मीन में भी के डिवाइड करने पर आएगा। तो जो नया मीन होगा, न्यू मीन एक्स बार डैश इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन के। मतलब ऑब्जर्वेशंस में हमने के से डिवाइड किया है, तो इसका मीन इसके मीन में भी के से डिवाइड करने पर मिलेगा। मतलब वैसे ही जैसे कल हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे थे। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कोई भी रैंडम डेटा लेकर के। इन सब की प्रूविंग 9th में पढ़ाई जाती है, बट थोड़ा सा मैं इन सब की प्रूविंग पर जा नहीं रहा हूँ। इनको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, मजेदार होता है वो सब। ओके ओके, सो सर हमारे पास ये कॉलम था, हमने इसको क्रिएट किया और इसको छोड़ दिया। फिर हमारे पास ये कॉलम था, हमको ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, हमने इसे क्रिएट किया और इसे छोड़ दिया। अब हमें सर इनको भी मल्टीप्लाई करने से दिक्कत है, मुझे ये भी मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे 15 की टेबल नहीं आती, मुझे 45 की टेबल नहीं, मुझे 6 की भी टेबल नहीं आती। मतलब 6 की टेबल आनी चाहिए। अच्छा, मैथ्स में नंबर्स को सिंपल करने का, छोटा बनाने का कई तरीका होता है। दो तरीके होते हैं जैसा कि मैंने कहा, एक सब्ट्रैक्शन और दूसरा डिवीजन। तो अगर मुझे इसे और श्रिंक करना है और छोटा करना है, तो मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा। मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे इसे और छोटा करना है तो मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा। किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सहूलियत कौन से नंबर से? ये क्लास साइज बता दीजिए मुझे यहाँ पर। ये क्लास साइज कितने की है? सब में हर क्लास की लेंथ कितने की है बता दो। क्लास साइज, क्लास लेंथ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? इन क्लासेस की साइज कितनी है, क्लास लेंथ कितनी है यहाँ पर? 5 नहीं बच्चा, 15। हाँ बिल्कुल, इन क्लासेस की साइज 15 है, तो हम 15 से सब में डिवाइड कर देंगे। मतलब मैं DI में डिवाइड कर रहा हूं 15 से। किसी से भी एक्चुअली आप डिवाइड कर सकते हैं। H जैसा कि मैंने कहा कि यहां बीच वाले नंबर को ही कंसीडर किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा सब्ट्रैक्शन इजी रहे, डेटा सिमेट्रिकल रहे। जरूरी नहीं कि आप इसी को अज्यूम करें, आप कोई भी, ये कंपल्शन नहीं है, ये बस हेल्दी रहता है हमारी कैलकुलेशन के लिए। उसी तरीके से आप किसी भी नंबर से डिवाइड, नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके डेटा को छोटा कर सकते हो, बट ये क्लास साइज वाले नंबर को लेना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं अब हर DI में 15 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसने 15 से डिवाइड किया -2, इसने 15 से डिवाइड किया -1, 0, 1, 2, 3। देखो कितना सिंपल आया। अब डेटा और छोटा हो गया, और ये जो नया वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, इसको मैंने नाम दे दिया UI। इसको मैंने नाम दे दिया UI। अब मेरा इसका काम खत्म बॉस, इसका काम खत्म।
इससे इसको क्रिएट किए, नहीं मजा आ रहा था, इससे इसको क्रिएट किए, नहीं मजा आया, इससे इसको क्रिएट कर लिए। ओहो हो सर, अब तो बहुत बढ़िया है, अब आंखों को सुकून मिल रहा है, अब अच्छा लग रहा है सर। अब हम ui का मीन निकालेंगे, ना di का ना xi का, अब हम निकालेंगे ui का मीन, 2 2 ज़ा 4, यू नो fi ui निकालेंगे हम लोग, -4 -3 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, इसका ऐड सम निकाल लेते हैं। उनतीस, और ये टोटल सम तो 30 था ही। अब ध्यान दीजिए, देखते हैं कितनी जगह है मेरे पास। अब हम ui का मीन निकाल रहे हैं, देखिए अब हम मीन निकाल रहे हैं, ui बार, u का मीन निकाल रहे हैं, u का क्या होगा सर, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ठीक है सर, लेकिन u का मीन थोड़े निकालना था, मीन तो सर अपने को d का निकालना था। कोई बात नहीं, di का मीन हो जाएगा, d बार हो जाएगा, d का मीन हो जाएगा। देखिए u का मीन अगर हमको मालूम है तो d का मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मीन ui है ना, इसका मीन u बार है। अब जरा देखो यहां देखो, इसमें 15 से डिवाइड करके ये आया है ना, तो इसके मीन में भी 15 से डिवाइड करके इसका मीन आएगा, मतलब डी बार में 15 से डिवाइड करेंगे तभी यू बार आएगा। इन ऑब्जर्वेशंस में 15 से 15 से डिवाइड करने के बाद हमको ये ऑब्जर्वेशंस मिली थी, तो इसके मीन में भी 15 से डिवाइड कर दूंगा तो हमको यू बार मिल जाएगा। मतलब डी के मीन में एच से डिवाइड करने पर यू का मीन मिल जाएगा। तो डी का मीन निकालने के लिए u के मीन में h से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो d का मीन निकालने के लिए u के मीन में h से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। हाँ सर समझ में आ गई बात, लेकिन हमको d का मीन थोड़े निकालना था सर, हमको तो x का मीन निकालना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, x के मीन में से a माइनस करेंगे तब तो d का मीन आता था, इसमें से ए इसको माइनस किया गया था, हर ऑब्जर्वेशन में से 47.5 माइनस किए थे तो ये आया था, तो इसके मीन में से भी 47.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसके मीन x के मीन में से a माइनस करेंगे तो x का मीन क्या आ गया, d का मीन प्लस a। अच्छा, तो x मीन आ गया हमारा d का मीन प्लस a, मतलब d का मीन कौन था, d का मीन था u बार इंटू एच प्लस a। u का मीन कैसे निकाले थे सर, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच प्लस ए, ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला। पहले u का मीन निकाले, u के मीन से d का मीन निकाले, d के मीन से a x का मीन निकाले, खत्म। जैसे x से d पर गए थे, d से u पर गए थे, u का मीन निकाला, फिर d के मीन पर आ गए, d का मीन निकाला, फिर x के मीन पर आ गए, हो गया खेल खत्म। सब पागल बनाने वाला काम है, हम खुद डेटा को पागल बना रहे हैं। तुम बड़ा लंबा चौड़ा होकर के आए थे, रुको तुम्हें समझा रहे हैं, तुम अभी भी बहुत लंबे चौड़े दिखाई दे रहे हो, रुको तुम्हें और समझा देते हैं। अब आओ, अब दिखाओ तुम कितने कॉम्प्लिकेटेड हो। 2 2 जा 4, दुक्के 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10 है। समझा कि नहीं समझा? आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डेरिवेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन इग्नोर द डेरिवेशन। मतलब आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आपको एकदम फुल टू समझ में आएगा। आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखना, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आया तो बता देना।
मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े। ज्यादातर जगहों पर जहां मजबूरी हो जाएगी मुझे बताना, मैं वहां कहूंगा कि भाई इसे तो रट लो। लेकिन जितना मैं 10th लेवल पर बता सकता हूँ कि हाँ यार इतनी बातें तो एकदम अच्छे से समझाई जा सकती हैं, एकदम आपको कभी भूलेगा नहीं। इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या होती है पता है? कभी कभी बच्चे पहले ए जोड़ते हैं फिर एच से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो? लेकिन यू का ये सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई निकाला, ये वाला निकाला, उसके बाद पहले ए जोड़ देते हैं फिर एच से मल्टीप्लाई करते हैं ना। u का मीन निकालने के बाद हम d के मीन पर आते हैं, तो पहले h से मल्टीप्लाई करेंगे फिर a जोड़ेंगे, a लास्ट में, पहले गुणा फिर जोड़, पहले मल्टीप्लिकेशन बड़मास रूट, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। ये भूलिएगा मत, पहले h से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में a जोड़ेंगे। चलो तो अब ठीक है सर, डेरिवेशन वगैरह हो गया, फाइंड भी कर लेते हैं, मीन निकाल भी लेते हैं। एफ आई यू आई का सम 29 अपॉन टोटल सम फ्रीक्वेंसी 30। एच, एच कौन था? क्लास साइज 15 प्लस ए कौन था? 47.5 सर। फिफ्टीन टू जा 30, दो से इसको काट लो। देखो फिर वही आ रहा है 14.5। डी का मीन कितना आया था? 14.5 आया था, याद करो पिछले एग्जांपल में, प्लस 47. ये पहले ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन। देखो फिर 62 आ रहा है, अभी भी एक्स का डेटा वही, मीन वही आएगा 62। ये जो मेथड है, ये जो यूआई वाली मेथड है, इसको कहते हैं, क्या नाम है इसका? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, हम डेटा को डेविएट, देखिए चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड हो चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, हम दोनों में डेटा को रिड्यूस, डेटा साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। एक में मीन अज्यूम करके रिड्यूस कर दे रहे हैं, एक में डेटा को डेविएट करा रहे हैं, भगा रहे हैं। कितने गुना कम किया हमने? 15 गुना डेटा को डेविएट करा रहे हैं, 15 टाइम्स, 15 से डिवाइड, 15 से डिवाइड, 15 से, इसलिए इसको स्टेप कौन से स्टेप से डेविएट किया गया डेटा को? 15 यूनिट से, 15 यूनिट स्टेप। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब पूछा नहीं जाता है, 10th में नहीं है सब, बट व्हाट इज द by what factor the data is deviated, then you will say 15 by 15 step, 15 स्टेप से डेटा को डेविएट किया गया। खैर जस्ट इग्नोर इट, व्हाट इज स्टेप डेविएशन। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, आई होप आपको वो फार्मूला एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो, है ना? कोई 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 इफ एंड बट हो तो बोलो, कोई इफ एंड बट हो तो बताओ। कुछ नहीं, एकदम समझ में आ गया सब। अब मुझको ये बताओ, क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करोगे कि एग्जाम्पल सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मिलोगे? अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आओगे? जल्दी बताओ। अब अभी करोगे कि अगली क्लास में करके आओगे? चलो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। 9:30 बजे से बैठे हो ना तुम लोग,
है ना, 9:30 से बैठे हो ना, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। एक्सरसाइज 14.1 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1, ये आप सब सॉल्व करोगे, ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना लगे मैथ्स की, मे बी। कौन? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो मैं कह रहा था कि हो सकता है कि कल की क्लास ना हो पाए, मतलब कल क्लास ना लगे मॉर्निंग में। मैं देख रहा हूँ कि आपकी नेक्स्ट क्लास कैसे लेनी है और कब लेनी है, ठीक है, बट मे बी क्या, मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा आपकी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास लगती है, कल या परसों, जिस भी टाइम पर लगती है, आपका ये एकदम काम रहेगा कि आप 14.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 ज़रूर करके रहें, ठीक है। एंड पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ये मत देखिए कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है, कौन रहा कौन चला गया, है ना। आप कौन है? आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था 10th में आने पर? बोर्ड एग्जाम, वो भी ऐसे सरकमस्टांसेस में, है ना। अच्छा स्कोर करो, लोगों को दिखाओ कि हाँ, खुद को दिखाओ, लोगों को क्या दिखाना है, खुद को ये दिखाओ कि एक बहुत रफ सिचुएशन में भी मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकता हूँ। पेपर कैसा भी हो, हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। बाद में कोई ये ना कहे कि पेपर आसान था इसलिए तुम नंबर पा गए, नहीं। आपके दिमाग में ये, आपके जहन में ये रहना चाहिए कि पेपर कैसा भी आया होता, मैंने तो जो सिलेबस था एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस दीमक की तरह चाट ली थी, कोई कोना छोड़ा नहीं था। पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, जो कुछ करना पड़े इसके लिए। आपको कोई क्लास अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो। आपको कोई कोचिंग अच्छी नहीं लग रही, कोई टीचर नहीं कर अच्छा लग रहा, छोड़ दो। आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ एक होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम आपका। साल भर तक यार हमें हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन आखिरी के 2-3 महीने सिर्फ नंबर स्ट्रेटेजी, क्या आता है क्या नहीं आता है, किसको किस तरीके से पढ़ना है, किस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस लगाने हैं, सब सब एकदम सब लगा दो, जान लगा करके पढ़ो, नहीं तो जाने दो, वही वाली बात है, ठीक है। जाओ, बाय बाय। टड़ास टड़ास टड़ास। बाय बाय।